गुड मॉर्निंग माय डियर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं रोशन सर आप सभी को रोशन एकेडमी में स्वागत करता हूं। अगर हमारे यूट्यूब चैनल को आप अभी तक रोशन एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके और बेल वाली आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम लोग आज इस वीडियो में क्लास 10th के भौतिक यानी फिजिक्स है ना, भौतिक यानी फिजिक्स को कवर करेंगे। जो बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न एवं उनके मानक उत्तर होंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए, ठीक है। आज हम लोग चैप्टर पहला है ना, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन को आज इस वीडियो में जो है प्रकाश के परावर्तन के नियम को, प्रकाश के परावर्तन से जितने भी सवाल हैं आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे और अगली वीडियो में प्रकाश का अपवर्तन से जो सवाल बनेंगे उसको कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। प्रकाश का पहला सवाल है हम लोगों का कि एक अभिसारी किरणपुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरणपुंज होगा। ठीक है, ये 2023 में पूछा गया सवाल है कि एक अभिसारी किरणपुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, आपतित होती है, परावर्तित किरणपुंज होगा। ऑप्शन ए में हम लोग का अपसारी, ऑप्शन बी में है अभिसारी, ऑप्शन सी में है समांतर और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा मेरा आंसर? ऑप्शन नंबर बी यानी अभिसारी। ठीक है। तो सवाल नंबर 2 है हम लोग का कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ये भी सवाल 2023 में पूछा है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, ऑप्शन बी में है काल्पनिक, ऑप्शन सी में है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो क्या कैसा बनाता है? समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक। कैसा होता है? काल्पनिक। ठीक है। सवाल नंबर 3 है हम लोगों का कि किसी समतल दर्पण द्वारा, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, आवर्धन होता है। ठीक है। तो क्या होता है? +1 या -1 या 0। तो क्या होता है? +1। ठीक है। समतल दर्पण द्वारा बना आवर्धन कैसा होता है हम लोग का? यानी +1। सवाल नंबर 4 है हम लोग का कि प्रकाश एक रूप है, प्रकाश एक रूप है। ऑप्शन ए में है शक्ति का, ऑप्शन बी में है ऊर्जा का और ऑप्शन सी में है कार्य का और ऑप्शन डी में है बल का। तो प्रकाश किसका रूप है? प्रकाश किसका रूप है? तो ऊर्जा का। ठीक है। प्रकाश एक क्या है? ऊर्जा का एक रूप है। सवाल नंबर 5 है हम लोगों का कि किसी माध्यम में प्रकाश की किरणें माध्यम की कणों को ऑप्शन ए में है गर्म करती है, ऑप्शन बी में है प्रकाशित करती है और ऑप्शन सी में है माध्यम के कणों में गति प्रदान करती है। नंबर डी होगा। ठीक है। वो गर्म करती है, प्रकाशित करती है और माध्यम के कणों में गति प्रदान भी करती है। ठीक है। अगला सवाल है सवाल नंबर 6 कि प्रकाश किस ऊर्जा का रूप है? प्रकाश किस ऊर्जा का रूप है? तो प्रकाश किस ऊर्जा का रूप है? विकिरण ऊर्जा का। ऑप्शन नंबर बी में है यह एक बल है या ए एवं बी दोनों। तो कौन सा ऑप्शन मेरा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए यानी प्रकाश किस ऊर्जा का रूप है? यानी विकिरण ऊर्जा का। किसका? विकिरण ऊर्जा का एक रूप है। सवाल नंबर 7 है मेरा कि प्रकाश तरंगों के गमन के लिए किस प्रकार के माध्यम की आवश्यकता होती है? प्रकाश तरंगों के गमन यानी चलना है ना। प्रकाश तरंगों के गमन के लिए किस प्रकार के माध्यम की आवश्यकता होती है? क्या है? द्रव्यात्मक माध्यम या किसी प्रकार की माध्यम नहीं, ए और बी दोनों। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर मेरा क्या होगा? बी होगा, है ना। किसी प्रकार की माध्यम नहीं होता है। और अगला सवाल है सवाल नंबर 8 कि प्रकाश का तरंग दैर्घ्य अन्य बाधाओं की तुलना में होता है। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य अन्य बाधाओं की तुलना में होता है। कैसा होता है? बहुत छोटा या बहुत बड़ा यानी समान। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर मेरा क्या होगा? 8 का
ए होगा, यानी बहुत छोटा, बहुत छोटा। प्रकाश तरंगें किस प्रकार की तरंगें होती है? प्रकाश तरंगें किस प्रकार की तरंगें होती है? ध्वनि तरंग के समान, या विद्युत चुंबकीय तरंग, या कोई तरंग नहीं, या कोई तरंग नहीं। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग। सवाल नंबर 10 है मेरा कि प्रकाश किरण है, प्रकाश किरण है तो क्या है? प्रकाश एक बिंदु पथ, किरण एक बिंदु पथ, या ऑप्शन नंबर सी में है ए और बी दोनों। तो क्या होता है? प्रकाश किरण क्या होता है? प्रकाश का बिंदु पथ होता है। क्या था? ऑप्शन नंबर ए मेरा सही होगा। अगला सवाल है कि की समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, क्या होता है? अनंत। क्या होता है? अनंत। नंबर 12 है, तेल लगा कागज होता है, तेल लगा कागज होता है पारदर्शक, अपारदर्शक, या पारभाषक। तो क्या होता है? तेल में है ना, लाइट पूरा पार नहीं करता है। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर मेरा क्या होगा? सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी पारभाषक। सवाल नंबर 13 है मेरा कि प्रकाश की किरणें गमन करती है, जो 2020 में पूछा गया, 17 में पूछा गया, ठीक है। प्रकाश की किरणें क्या कहता है? ऑप्शन नंबर ए में है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, या इनमें से कोई नहीं, या किसी भी दिशा में। तो ऑप्शन नंबर 13 क्या होगा मेरा? यानी प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की किरणें क्या करता है? सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है। अगला सवाल है सवाल नंबर 14 कि किसी दर्पण या चिकने तल पर, किसी दर्पण या चिकने तल पर प्रकाश की किरणें आपतित होने पर परावर्तन होता है, नियमित, अनियमित, या दोनों। तो ऑप्शन नंबर 14 मेरा क्या होगा? ऑप्शन क्या है 14 में? 14 नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नियमित, ठीक है। अगला सवाल है हम लोगों का सवाल नंबर 15 कि किसी समतल किसी समतल दर्पण में किसी समतल दर्पण में लेटर पी को देखने पर वह कैसा मालूम पड़ता है? किसी समतल में दर्पण यानी कोई अक्षर है पी, है ना, को देखने पर वह कैसा मालूम पड़ता है? कहता आर जैसा मालूम पड़ता है, या ओ जैसा मालूम पड़ता है, या क्यू जैसा मालूम पड़ता है? तो कैसा पड़ता है? क्यू जैसा मालूम पड़ता है, यानी उल्टा, ठीक है। 16 नंबर सवाल है कि प्रकाश स्रोत के सामने एक गेंद को रखने पर, प्रकाश स्रोत के सामने एक गेंद को रखने पर उसकी छाया कैसी होती है? उसकी छाया कैसी होती है? कहता है ठोस, गोल, वृत्ताकार, त्रिभुजाकार, या चौकोर। तो कैसा होता है? वृत्ताकार होता है, ठीक है। सवाल नंबर 17 है कि दृष्टि के भौतिक अनुभूति को कहा जाता है? दृष्टि के भौतिक अनुभूति को क्या कहा जाता है? प्रकाश, ध्वनि, तरंग। तो क्या कहा जाता है? यानी प्रकाश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकाश। सवाल नंबर 18 है मेरा कि किसी वस्तु की छाया तभी बन सकती है, किसी वस्तु की छाया तभी बन सकती है जब प्रकाश की किरणें गमन करेगी, जब प्रकाश की किरणें गमन करेगी। कहता सीधी रेखा में, या टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरा? कौन सा सही होगा? ए, यानी सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक, किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? ठीक है, ये वीवीआई हमको राउंड कर दिया, ठीक है। किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? किरण पुंज, प्रकाश पुंज, या ए और बी दोनों। जितना भी राउंड किया हुआ सवाल है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम राउंड कर दिए, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? किरण पुंज, प्रकाश पुंज, या ए और बी दोनों। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए और बी दोनों, यानी किरण पुंज भी बोलता है और प्रकाश पुंज भी बोलता है। सवाल नंबर 20 है हम लोगों का कि किसी उच्च कोटि की पॉलिश किए गए किसी उच्च कोटि की पॉलिश किए गए दर्पण, है ना, अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करता है। तो क्या करता है? पूर्ण रूप से, या अंशतः, या अपरिवर्तित करता है। क्या करता है? अपरिवर्तित करता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरा? ऑप्शन नंबर ए, यानी पूर्ण रूप से प्रकाश को क्या करता है? परावर्तित करता है। सवाल नंबर 21 है, आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर
प्रकाश को आधुनिक क्वांटम के आधार पर प्रकाश को तरंग माना गया है या कण माना गया है या दोनों में से कुछ नहीं माना गया है। तो ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी नंबर, ठीक है। यानी कण माना गया है, आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को कण माना गया है। सवाल नंबर 22 है कि प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है ना? तो कहता है कणों का प्रवाह या आँखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा या तापक्रम बढ़ाने वाली ऊर्जा या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा होगा बताइए सही? तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या होगा? बी सही है ना, आँखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा है प्रकाश, ठीक है। यानी कोई चीज़ को हम देखते कैसे हैं? प्रकाश रहेगा तब ना देखेंगे। सवाल नंबर 23 है मेरा, किसी दर्पण से आप कितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण है। कहता केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल। तो कौन सा सही होगा ऑप्शन मेरा? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी नंबर, ठीक है। या तो समतल अथवा उत्तल। अगला सवाल है, प्रकाश की किरणों के सरल रैखिक गमन का अनुप्रयोग है। प्रकाश की किरणों के सरल रैखिक गमन का अनुप्रयोग है सूर्य ग्रहण में, चंद्र ग्रहण में या तारों के चमकने में, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरा? ये ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी होगा। ए और बी दोनों, यानी सूर्य ग्रहण में और चंद्र ग्रहण में, ठीक है। सवाल नंबर, किरणपुंज कैसा है? सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणपुंज कैसा है? तो ऑप्शन नंबर 1 है अपसृत प्रकाश पुंज या संसृत प्रकाश पुंज या समांतर प्रकाश पुंज या सभी उत्तर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर मेरा सी हैगा, समांतर प्रकाश पुंज, ठीक है। ऑप्शन नंबर मेरा सी, यानी काली रंग की। सवाल नंबर 27 है कि किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर बनती है, तो इसका छाया बनता है या उपछाया बनता है या कुछ भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर मेरा गया डी, ठीक है। यानी छाया भी बनता है, उपछाया भी बनता है, ठीक है। अब हम लोग का है गोल या दर्पण, है ना, होता है ना गोल दर्पण दो प्रकार का होता है, अवतल और उत्तल दर्पण, ठीक है। तो उसी में है कि किसी दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार, है ना, ऋणात्मक मानी जाती है। समतल दर्पण को, अवतल दर्पण को या उत्तल दर्पण को, है ना, जो 2023 में पूछा गया, ठीक है, गोले दर्पण से। तो कौन सा सही होगा मेरा? ऑप्शन नंबर बी, यानी अवतल दर्पण, ठीक है। सवाल नंबर 29 है मेरा कि अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? ये भी 2023 में पूछा गया, ठीक है। तो कहाँ रखेंगे? फोकस या ध्रुव के बीच या वक्रता केंद्र पर पड़े या फोकस पर। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, फोकस और ध्रुव के बीच। सवाल नंबर 30 है मेरा कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है। यह गोलीय दर्पण किस प्रकार का है? यह गोलीय दर्पण किस प्रकार का होगा? अवतल होगा या उत्तल होगा या अवतल और उत्तल दोनों होगा। तो कौन सा सही होगा मेरा? यानी उत्तल दर्पण होगा, है ना, उत्तल दर्पण होगा। हाँ, सवाल है कि निम्नलिखित में से दर्पण सूत्र कौन सा है? ये जो राउंड हम किए हैं ना जिस सवाल में, वो क्या है? VVI है, ठीक है, उसको तो अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। यानी दर्पण सूत्र पूछा है। दर्पण सूत्र क्या होता है? यानी 1/V + 1/U = 1/F, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरा? बी सही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा 31 नंबर का। लेकिन ये जो है ऑप्शन ए 1/F = 1/V - 1/U, ये किसका सूत्र होता है? लेंस का। किसका होता है? लेंस का सूत्र। सवाल नंबर 32 है मेरा कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है?
क्या है, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? समतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, या अवतल दर्पण से, या इनमें से सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? हम लोग का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। समतल भी होगा, उत्तल भी होगा और अवतल दर्पण भी होगा। सवाल नंबर 33 है हम लोग का कि गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ की है ना वृत्ताकार सीमा रेखा व्यास कहलाता है। क्या कहता है? मुख्य फोकस, या वक्रता त्रिज्या, या प्रधान अक्ष, या गोलीय दर्पण का द्वारक। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर हम लोग का डी है ना, ऑप्शन नंबर डी, यानी 33 का क्या हो जाएगा? 33 का डी नंबर सही हो जाएगा हम लोग का। ठीक है। सवाल नंबर 34 है हम लोग का कि किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? मतलब कौन सा दर्पण है जिसका क्या होता है, हमेशा प्रतिबिंब जो होता है वो सीधा होता है? केवल अवतल में, केवल उत्तल में, या केवल समतल में? तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा, या तो समतल अथवा उत्तल दर्पण में। सवाल नंबर 35 है हम लोग का, भी आई है ना। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है धनात्मक, ऋणात्मक, या दोनों? तो कौन सा, या शून्य है ना? तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, ऋणात्मक होता है। और उत्तल दर्पण का जो होता है वो धनात्मक होता है। ठीक है। किस दर्पण से हमेशा वस्तु छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? ठीक है। किस दर्पण से जो हमेशा वस्तु जो होता है उसका प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा छोटा होता है? उत्तल का होगा, या अवतल, या समतल? तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा हम लोग का सही? ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है। वो उत्तल दर्पण जो होता है हमेशा छोटा, जो गाड़ी में लगा होता है। ठीक है, साइड मिरर के रूप में। सवाल नंबर 37 है हम लोग का कि वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति जो होती है वो कैसी होती है? वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो कैसा होता है? सीधा, उल्टा, या दोनों? तो कैसा होता है? हमेशा ये क्या होता है? उल्टा होता है। ठीक है, क्या होता है? उल्टा। सवाल नंबर 38 है हम लोग का, सवाल नंबर 38 है कि मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर या अभिलंब या 45 डिग्री के कोण पर झुका होता है, या 180 डिग्री के, या 135 डिग्री के? तो किसका होगा? यानी 38 का हम लोगों का होगा ए, अभिलंब। क्या है? अभिलंब। क्या है? अभिलंब। सवाल नंबर 39 है हम लोगों का कि एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच है, ध्रुव और फोकस के बीच है, तो उसका प्रतिबिंब होगा वास्तविक और बड़ा, वास्तविक और छोटा, काल्पनिक और छोटा, काल्पनिक और बड़ा? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी है ना, काल्पनिक होगा और बड़ा होगा, काल्पनिक होगा और बड़ा होगा, काल्पनिक होगा और बड़ा होगा। ठीक है। सवाल नंबर 40 है हम लोग का कि किस बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बीम से बड़ा पाया गया है ना? मतलब वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए, मतलब वस्तु जो रखा होगा वो कहाँ होगा? मुख्य फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच, या वक्रता केंद्र पर, या वक्रता केंद्र के परे, वक्रता केंद्र से परे? ऑप्शन नंबर डी है हम लोग का कि दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, मुख्य फोकस के बीच। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। हाँ, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, मुख्य फोकस के बीच। सवाल नंबर 41 है, सवाल नंबर क्या है? 41 कि कौन सा किरण आरेख सही, क्या पूछा है? नहीं पूछा। क्या है? किरण आरेख सही नहीं है, सही नहीं है। ठीक है, तो कौन सा सही नहीं? तो बोलिए ये 30-45 कोई क्या है, कोई दर्पण है मान लीजिए, कोई अगर 30 डिग्री में अगर कोई चीज़ है, लाइट करते हैं तिरछा करके, तो कितना डिग्री में जाएगा? 30 डिग्री में जाएगा ना। तो इनमें से कौन गलत है वो पूछा है, कौन सही नहीं है, बाकी सब सही है, 4 ऑप्शन है ना। तो कौन सा सही होगा? 41 नंबर का डी नंबर। ठीक है, ए ये भी गलत है, ये भी गलत है ना, कौन सही नहीं है? यानी ए और बी दोनों सही नहीं है, बाकी ये सही है। ठीक है, क्योंकि 30 में मारेगा तो 45 थोड़ी ना बन जाएगा। 42 है कि अवतल दर्पण के प्रकरण में किसी वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है, ऋणात्मक, धनात्मक, या ऋणात्मक और धनात्मक दोनों? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए है ना, ऑप्शन नंबर ए ऋणात्मक होता है। 42 है अवतल दर्पण में आभासी और सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है, क्या होता है? ऋणात्मक, धनात्मक, या दोनों? ऋणात्मक, धनात्मक, या दोनों? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी है ना,
ऑप्शन नंबर बी होता है, यानी धनात्मक होता है। ठीक है। सवाल नंबर 44 है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु से होकर गुजरती है, तो इस बिंदु को दर्पण का क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र कहेंगे, या प्रकाशीय केंद्र कहेंगे, या फोकस कहते हैं? तो क्या कहेंगे बोलिए? तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस। ठीक है। अब सवाल नंबर क्या है? 45। सवाल नंबर 45 कि एफ बराबर आर बटे टू, एफ बराबर आर बटे टू सत्य है, मतलब कौन सा सही है? केवल अवतल दर्पण के लिए। देखिए ये 2019 में पूछा गया, 21 में भी पूछा गया। ठीक है। उत्तल दर्पण में या ए और बी दोनों में, ए और बी दोनों में, तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और बी दोनों में, अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में। ठीक है। सवाल नंबर 46 है हम लोगों का कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? क्या है? ध्रुव पर रखेंगे, या अनंत पर रखेंगे, या वक्रता केंद्र पर रखेंगे? कहाँ रखेंगे? कहाँ रखेंगे? ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी वक्रता केंद्र पर रखेंगे। सवाल नंबर 47 है हम लोग का कि फोकस दूरी पर अभिसरित करने वाले किरण पुंज ना, फोकस पर अभिसरित करने वाला किरण पुंज परावर्तन के बाद समांतर हो जाता है। कहाँ होता है? अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, या समतल दर्पण में? कहाँ होगा? अवतल दर्पण में होगा। कहाँ होगा? अवतल दर्पण में। ठीक है। सवाल नंबर 48 है हम लोगों का कि किसी गोलीय दर्पण का रैखिक आवर्धन m क्या होगा यदि प्रतिबिंब का आकार h डैश और वस्तु के आकार h हो, तो आवर्धन m का मान होगा। तो m बराबर h डैश बट्टा h, या m बराबर प्लस v बट्टे u, या m बराबर h बट्टे h डैश। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, यानी m बराबर h डैश बाई h। ठीक है। अगला सवाल, सवाल नंबर 49 है कि किसी दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? अवतल दर्पण का, समतल दर्पण का, या उत्तल दर्पण का? तो उत्तल दर्पण का जो क्षेत्र होता है वो हमेशा बड़ा होता है, क्योंकि गाड़ी के साइड मिरर के रूम में जो लगा होता है वो क्या होता है? वो क्या होता है? उत्तल दर्पण ही होता है, जो काफ़ी बड़े दृष्टि क्षेत्र को दिखाता है। ठीक है। और सवाल नंबर 50 है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होता है? गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो होता है उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होता है? दुगुना होता है, आधी होता है, या चौगुनी होती है? तो क्या होता है? यानी आधी हो जाता है ना। गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होता है एफ बराबर आर बट्टे टू होता है, यानी आधा हो जाता है। ठीक है। और सवाल नंबर मेरा 51 है कि 20 सेंटीमीटर के फोकस दूरी अवतल दर्पण को सूर्य प्रकाश के सामने रखा जाता है, तो इसका जो सामने डी दूरी जो होगा, डिस्टेंस, रखी माचिस की तीली जल उठती है, यानी डी का मान क्या हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी यानी एफ है, तो डी का मान क्या होगा? डी का मान क्या होगा? यानी 20 होगा, है ना। क्या होगा? 20 सेंटीमीटर। 52 नंबर है कि उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक आभासी या वास्तविक आभासी दोनों? तो कौन सा बनता है? यानी आभासी बनता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, आभासी। सवाल नंबर 53 है कि दाढ़ी बनाने के लिए, है ना, दाढ़ी यानी नाई के पास जो रहता है आईना, दाढ़ी बनाने के लिए प्रयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को रखना चाहिए। चेहरे को वक्रता केंद्र पर रखेंगे, या वक्रता केंद्र के बाहर रखेंगे, या वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखेंगे? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी, है ना। ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये गलत है। सवाल नंबर 54 है कि उत्तल दर्पण के प्रकरण में दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं सीधा होता है, अतः आवर्धन होगा। क्या होगा? धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, या धनात्मक दोनों होगा? तो धनात्मक होगा। ठीक है। अगला सवाल है, सवाल नंबर 55 है हम लोग का कि किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण
निम्नलिखित में से कौन होता है ना। किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन होता है। अवतल दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा या समतल दर्पण होगा। कौन सा दर्पण होगा, यानी अवतल दर्पण होगा। कौन सा, अवतल। सवाल नंबर 56 है हम लोगों का। सवाल नंबर 56 है कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है। मतलब कौन सा दर्पण है जिसका फोकस दूरी धनात्मक होगा। समतल का, उत्तल का या अवतल का। तो किसका होगा, उत्तल दर्पण का जो होता है वो फोकस दूरी वो क्या होता है, धनात्मक होता है। ठीक है। 57 है कि किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पश्चे दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है। वाहन यानी गाड़ी है ना, गाड़ी में जो किया जाता है तो कहता है किस दर्पण का किया जाता है, समतल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण। तो कौन सा दर्पण करता है गाड़ी में, यानी उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, है ना, जो काफी बड़े दृष्टि क्षेत्र को दिखाता है पीछे की तरफ से। ठीक है। सवाल नंबर 58 है हम लोगों का कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। क्या मापने की जरूरत है, तो दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी, दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी या दोनों, यानी ए और बी दोनों। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा हम लोगों का। ठीक है, यानी दर्पण तथा पर्दे की बीच की दूरी नापना है। सवाल नंबर 59 है ना, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, 59 है ना। रोगियों के नाक, कान, गले आदि के जांच के लिए, रोगियों का कान, नाक, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर जो इस्तेमाल करता है तो किस दर्पण का करता है, अवतल दर्पण का, समतल का या उत्तल का। तो कौन सा करता है, यानी अवतल दर्पण का उपयोग करता है। ठीक है, डॉक्टर। सवाल नंबर 60 है कि गोल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी होगी। बोले गोल दर्पण की वक्रता त्रिज्या है ना, गोल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी क्या होगा, 40, 30, 20, 10। तो कौन सा होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी उसका आधा हो जाएगा। ठीक है, फोकस दूरी क्या होता है, एफ बराबर होता है ना, एफ बराबर आर बटे 2, यानी कि आर कितना दिया है 40, तो 40 बटे 2 तो कितना निकला 20, तो इसलिए 20 सेंटीमीटर। ठीक है। सवाल नंबर 61 है कि सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं, सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं, कहता अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण। तो कौन सा होगा, सोलर कुकर जो इस्तेमाल होता है खाना बनाने के लिए वो होता है अवतल दर्पण, है ना, अवतल दर्पण से। ठीक है। और सवाल नंबर 62 है हम लोग का कि आई बराबर आर लागू होता है, किस पे होता है, समतल दर्पण में लागू होता है या अवतल या उत्तल। तो किस में होता है, कहता है ये किसी में नहीं होता। ठीक है, ये फॉल्स है, यानी आई बराबर आर, ये तो वहाँ लागू होता है ना, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन नियम है ना, कौन आई बराबर कौन आर, ये तो यहाँ नहीं लागू होता है। सवाल नंबर 63 है कि टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है। टॉर्च से किस प्रकार की प्रकाश पुंज प्राप्ति होती है। देखिए एक बिंदु से अगर कोई चीज प्रकाश कर रहा है तो वो कौन सा पुंज होगा बताइए। 63 नंबर में क्या है, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा, संतृप्त होगा, संतृप्त प्रकाश पुंज। ठीक है, एक समांतर जो होगा वो एक दूसरे के ऊपर नीचे चलेगा। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर नीचे। और संतृप्त जो होता है वो प्रकाश की एक बिंदु से निकलता है, जैसे टॉर्च बल्ब है ना, एक बिंदु स्रोत से निकलता है, यह संतृप्त है। ठीक है, और संतृप्त जो होता है वो एक बिंदु में आके मिलती हुई प्रतीत होती है। 63 से आगे हम लोग अगली वीडियो में प्रकाश का अपवर्तन में, है ना, 64 नंबर से 107 नंबर तक कवर करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तब तक के लिए यहीं तक। ठीक है।